हेलो बच्चे, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का एक और परमाणु मॉडल। तो जिसमें हम लोग समझने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। थॉमसन का परमाणु मॉडल हमने देखा, रदरफोर्ड का देखा, और बोर का परमाणु मॉडल थोड़ा सा क्या है कि ये थ्योरेटिकल है, इसलिए हमने पहले उसमें समय ना गंवा करके पहले से हमने इसको क्या कर लिया, नोट कर लिया है। बाकी आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम इसकी व्याख्या करते हैं बस, ठीक है। हम लोग इसके बारे में समझते हैं क्या इन्होंने कहा। तो बोर का परमाणु मॉडल ये है कि नील्स बोर ने 1913 में इसका प्रतिपादन किया, और इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बिना किसी छेड़छाड़ के बस उसी में संशोधन किया इन्होंने, ठीक है। और उसी का संशोधित रूप इन्होंने अपने हिसाब से कुछ तर्क दिया। क्या है वो, बारी बारी से एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इनका क्या फैक्ट है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं एवं निश्चित संख्याओं में घूमते हैं, जिन्हें स्थिर कक्षाएं कहते हैं। तो जैसे हम नीचे ना देखो एक परमाणु का एक स्ट्रक्चर बनाए हैं फिलहाल, क्योंकि ये परमाणु कैसा माना जाता है, वृत्ताकार। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर समझने के लिए ये चीज देख लिया है। तो क्या है, देखो इन्होंने क्या कहा कि वैसे तो वृत्ताकार कक्षाएं बहुत होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे बहुत सारी कक्षाएं हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में, यानी जो इस कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, वो इसी कक्षा में घूमेगा। जो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो इन्हीं में घूमेंगे। यानी ये कूद काट करके इधर से उधर यानी सभी कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। ये जिस कक्षा में है उसी कक्षा में निश्चित रूप से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्थिर कक्षाएं कहते हैं, ठीक है। और हाँ, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इनका, किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं एक समान होती हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है, देखो जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में घूमता है, अगर इसकी एनर्जी क्या है, 10 जूल है, ठीक है। और जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, 20 जूल है। देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, मतलब मैं यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूं। और ये तीसरी कक्षा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनकी एनर्जी अगर 30 जूल है, तो वही चीज कहे हैं कि अब इसमें पहले वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक के अलावा अगर 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो भी पाए जाएंगे सभी की एनर्जी क्या होगी, 10 जूल ही होगी। और यहां पर दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, 20 जूल होगी, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो। तो वही बात कह रहे हैं कि किसी एक निश्चित कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं एक समान होती हैं, ठीक है। तो एक निश्चित कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ही उस कक्षा की या उस कोष की ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। कोष की अपनी कोई व्यक्तिगत ऊर्जा नहीं होती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी है वही एनर्जी इन कोष यानी कक्षाओं की एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। बाकी कोष की अपनी कोई फिक्स एनर्जी नहीं होती है, हाँ कोष की कोई कुछ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉनों ने जो प्रोड्यूस किया वही एनर्जी कोष की एनर्जी है। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन इस पहली कक्षा में घूम रहा है, तो इसका मतलब जैसे हम लोग लगता है ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी क्या करता है, लॉस करता होगा, नहीं। यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर पहली कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तीसरी में जो घूम रहा है, सभी अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भले गति कर रहे हैं, भले घूम रहे हैं, भले चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होती, उनकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आती है, ठीक है। वो निश्चित एक कांस्टेंट एनर्जी से क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। जो पहले में वो पहले में लगाएगा, जो दूसरे में दूसरे में, जो तीसरे में है तीसरी कक्षा में वो चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। वही चीज ये कहे हैं कि घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणित होता है। पूर्ण गुणित मतलब उसको मल्टीपल इंटीग्रल भी कहते हैं। तो किसका होता है, सम, यानी MVR, मैं यहां ना लिख करके, अच्छा ठीक है ये लिखता हूं क्योंकि समझ में आपको यही क्या है, MVR = NH/2, ये चीज, ठीक है। MVR क्या है, कोणीय संवेग होता है ना। तो MVR = क्या होता है, NH/2। तो यहां पर जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या।
कि जैसे मान लीजिए अगर पहली कक्षा में अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1h/2 पाई, तो उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा 1h/2 पाई। अगर दूसरी कक्षा में घूम रहा है तो 2h/2 पाई हो जाएगा। अगर तीसरी कक्षा में घूम रहा है तो 3h/2 पाई उसका कोणीय संवेग होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। इसी तरह से जैसे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे उसी के बेस पे उसका कोणीय संवेग यहां पर होता जाएगा, ठीक है, उसका पूर्ण गुणित होता है। तो दूसरी चीज ये भी है, अगर मान लीजिए यहां पर हमको कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट के बारे में नहीं जानकारी है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि n कक्षा में nth ऑर्बिट में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा NH/2 पाई। यहां पर जो n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है कक्षा की संख्या, और h क्या है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान क्या था, आई थिंक मुझे नीचे तक लग रहा है, दिखना तो चाहिए, एक मिनट में देख लेता हूं। दिखेगा, चलिए 6.6 इंटू 10⁻34, ये क्या है प्लांक नियतांक होता है, जूल में है। तो प्लांक नियतांक जो होता है कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहां पर n क्या है कक्षा की संख्या, अगर पहली कक्षा है तो उसके लिए n का मान 1, दूसरी कक्षा है तो n का मान 2, तीसरी कक्षा है तो n का मान 3। अगर nth ऑर्बिट है, n कक्षा है, तो उसके लिए n हम यहां पर रख करके NH/2 पाई करते हैं, और पाई तो जानते हैं आप 22/7 3.14, और h क्या हो गया यहाँ पे प्लांक नियतांक, जिसका वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल, ठीक है। तो चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। और ये लास्ट पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से आगे वाले कक्षा में कूदता है तब ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है। जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन पहली वाली कक्षा से ये इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर रहा है दूसरी कक्षा में, दूसरी से तीसरी कक्षा में जंप कर रहा है। मतलब जैसे अगली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जंप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को वहां जाने के लिए क्या होता है एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, एब्जॉर्व करेगा, उसी एनर्जी के सहारे वो क्या करेगा अगली कक्षा में कूद पाएगा, जंप कर पाएगा, ठीक है। सो वन कंटिन्यू, ऐसे एनर्जी क्या करेगा वो ग्रहण करके, एनर्जी को एब्जॉर्व करके निरंतर अगली वाली कक्षाओं में, यानी अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में, उच्च ऊर्जा कक्षा में क्या कर सकता है वो जंप कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने से उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या होता है एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी उसको क्या करना चाहिए एब्जॉर्व करना चाहिए। तो एनर्जी क्या करता है अवशोषित करता है, तब जाकर के अपनी उच्च ऊर्जा वाले यानी आगे वाली कक्षा में कूदता है। तो वही बात यहां बोली गई है, जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा से आगे वाले कक्षा में कूदता है तब ऊर्जा का अवशोषण करता है या होता है, जिसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसका मान निकाल सकते हैं क्या E2 माइनस E1 अपान एच न्यू। यहाँ पर एच न्यू क्या है, एच यहाँ पर क्या है वही चीज प्लांक नियतांक, आप जानते हैं मैंने भी बताया भी आपको क्या है प्लांक नियतांक, जबकि न्यू क्या है यहां पर आवृत्ति, ठीक है, न्यू क्या है आवृत्ति। तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है इसकी, और ये प्रकाश की या इलेक्ट्रॉन की जो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो इसकी वैल्यू हमको आगे मिल जाती है क्वेश्चन वगैरह में। तो E2 माइनस E1 मतलब दूसरी कक्षा की जो एनर्जी है उसमें से अगर हम पहली कक्षा की एनर्जी घटा देंगे तो इन दोनों कक्षाओं की एनर्जी का जो चेंज है ना वो हमको निकल के आएगा किस फॉर्म में एच न्यू के फॉर्म, ठीक है, या जिसको हम क्या कर सकते हैं डेल्टा ई कह सकते हैं, ठीक है, दूसरी भाषा में से क्या बोल सकते हैं डेल्टा ई भी बोल सकते हैं जहां एच न्यू हमने लिखा है। तो इसी तरह से अब देखो वही चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में वापस लौटता है तो ऊर्जा क्या करता है उत्सर्जित करता है, ठीक है। अभी जब अपनी कक्षा से आगे गया था तो एनर्जी क्या किया था एक्सेप्ट किया था, अवशोषित किया था, एब्जॉर्ब किया था, लेकिन अगर वो जब जा करके वहां से वापस लौटना चाहता है तो जितनी एनर्जी ले करके वहां पर गया था उतनी एनर्जी क्या करेगा निकाल करके रिलीज करके
उसको एलिमिनेट करके तब वापस अपनी कक्षा में वो लौट सकता है। ठीक है, तो यानी उसको यहां से वापस आने के लिए जितनी एनर्जी लेके वो अगली कक्षाओं में गया था, उसी एनर्जी को क्या कर देगा, वो एलिमिनेट कर देगा, उत्सर्जित कर देगा। उसके बाद फिर अपनी कक्षा में वापस वो इलेक्ट्रॉन लौट सकता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है किसकी, बोर के परमाणु मॉडल की। फिलहाल इसके अंदर बहुत और भी कहानियां, लेकिन हम लोग का जो हाईलाइटेड पॉइंट या मुख्य जो हम लोग का पॉइंट है वो यही है समझने के लिए। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम आगे हम लोग सीखेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से उनकी त्रिज्या, हम किसी परमाणु की त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे, और किसी भी परमाणु के लिए जो उनकी कक्षाओं की एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी, जो वेग होती है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ये सब देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। और एक चीज और भी है कि ये जो परमाणु मॉडल है ना, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस और वेलोसिटी निकालने के लिए, ये एक चीज तो ये कमी कह सकते हैं, हालांकि लोग कमी बोलते हैं, चाहे इनकी खासियत बोल दीजिए अभी के लिए फिलहाल। तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है। ठीक है, वो किस पे लागू होगा, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, इस पे लागू होगा। हीलियम प्लस इस पर लागू होगा। लिथियम +2 इस पर लागू होगा। मतलब देखो कि हाइड्रोजन में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लिथियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से वो क्या होता है कि ये लागू होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा बोर का परमाणु मॉडल, आप इसको समझिए। और जहां पर कोई चीज समझ नहीं आई है, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आगे उसको आपको समझा सकें और बेहतरीन तरीके से। ठीक है, थैंक यू। चलिए देखते हैं समस्थानिक क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में सब एक समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सभी का परमाणु क्रमांक 1 जबकि परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग 1, 2 और 3 होता है। अब देखते हैं समभारिक क्या होता है। आइसोबार। तो समभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं अलग अलग होती हैं और उनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कार्बन 3 कार्बन होते हैं जो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 सभी का परमाणु क्रमांक